आज हम लोग देखेंगे कि एग्जाम कैसा रहा IBPS PO का। आई वाज द इन्विजिलेटर फॉर IBPS एग्जाम इन पवाई सेंटर, ये महाराष्ट्र में है। वहां पर मेरा इन्विजिलेटर से 145 में था। मैं सेकंड बैच में तो रिजर्व में था। मेरा ड्यूटी कॉल फर्स्ट बैच के लिए, फर्स्ट स्लॉट के लिए था। बट मुझे वहां पे रहना पूरे टाइम था, 145 तक रहना ही था। ड्यूरिंग मोबाइल मैं अपडेट कर सकता था, बट ड्यू टू सम confidence breach, I couldn't share these with you। तो आज हम देखेंगे। बट एग्जाम में अगर ओवरऑल अभी बता दूं तो मुझे ऐसा लगा, जैसा मैंने देखा और मैंने कुछ पेपर्स वहां पे जो बच्चे दे रहे थे उसको भी देखा, तो आई मस्ट से दैट एग्जाम वाज टफ, मॉडरेट टू टफ। इट वाज नॉट इजी, स्पेशली फिक्स्ड क्वेश्चंस, जो फिक्स्ड अप्रोच के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस ठीक थे, वैसा कर सकते थे आप। और बाकी तो पुराना ही पैटर्न था वो, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। पीपल वर वेरी मच स्विचिंग। और राइटिंग में तो जैसा राइटिंग का ऐसे राइटिंग और वो था पैटर्न, तो उसमें मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट विद द कीज। तो बार बार बैक टाइप करना और ये टाइप करना वो आपको दिक्कत करेगा। वो आप यूज मस्ट बी यूज इट। उसको आप सीखो। चलो आप देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कैसा हुआ। फर्स्ट हम देखेंगे रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन। अच्छा, एक चीज और है कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड में मुझे कोई कंप्यूटर का क्वेश्चन तो वहां दिखा नहीं। जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे थे मैं देखा, तो मुझे तो नहीं लगा कि वैसा कोई कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन था भी रियली कि नहीं उसमें था। आई नेवर सीन एनी कैंडिडेट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन की वो अटेम्प्ट किया या नहीं। यू पीपल टेल मी वेदर इट वाज देयर और नॉट। बट क्वेश्चंस जैसा एग्जाम के बाद बच्चों से बात किया तो दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद द एग्जाम। मोस्ट ऑफ का यही बच्चों का। एंड दे वर सीइंग एट मी दैट आई वुड हेल्प हिम समथिंग। हाउ कुड आई हेल्प हिम? एवरी एक्चुअली दो इन्विजिलेटर थे क्लास में, अगर मैं कुछ बोलना भी चाहूँ तो मैं नहीं बोल सकता। बट जो टेक्निकल आपको प्रॉब्लम है, आई कुड हेल्प यू। तो देखते हैं पजल का सेक्शन। देखो पजल जिसका भी अच्छा रहा होगा पजल, उसके लिए एग्जाम इट वाज बेटर। पजल सेक्शन थे। अच्छा, ये फ्लोर और डेजिग्नेशन आप देख रहे हो पिछले बार। अच्छा, प्रीलिम्स में भी ऐसा ही पैटर्न था। ठीक है, प्रीलिम्स में भी सेम क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी नहीं था लेकिन इसमें क्वेश्चन लेंदी थे। ओल्ड पैटर्न था, सोल्यूशन लेंदी था। जैसा कि बच्चे कर रहे थे, बार बार वो डायग्राम बना रहे थे, कट कर रहे थे। तो ये देख लो, मैं पहले से भी कह रहा हूं, आप पजल में यू मे बी वेरी गुड, यू मे बी वेरी गुड एट पजल, but you cannot master the puzzle that you will solve by that time only। within time you can solve the puzzle easily। अगर आपको टाइम बहुत है तो पजल ऐसा नहीं बन पाएगा, आप कर लोगे। बट विद इन टाइम आई कांट से दैट एवरीवन, एनीवन, इवन हु इज टीचिंग आल्सो, दे कांट मेक इट। तो पजल मास्टर करो, पजल पढ़ो, पजल छोड़ो मत। बट एग्जाम में आपकी ये प्लानिंग होनी चाहिए। अभी जिसका आगे एग्जाम है वो प्लानिंग कर ले कि जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं आप पहले उसको ट्राई करो, उसको फिनिश कर लो, देन यू जंप फॉर द पजल। अभी आपने पजल का एक कोई भी प्रोजेक्शन बनाया और फिर उसके बाद एक प्रोजेक्शन और बनाया और पता चला इसमें दो प्रोजेक्शन और बन रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करोगे आप? इतने देर में जब तक आप प्रोजेक्शन कर रहे हो तब तक छोटे छोटे जितने क्वेश्चंस है 1 मार्क्स वाले, कोडिंग का है, इनइक्वालिटी का है, ये आप खत्म कर लोगे। जस्ट वेरी इजी। तो आपको मार्क्स स्कोर करना है। यू डोंट नीड टू शो योर नॉलेज, योर हाउ पोटेंट यू आर इन सॉल्विंग द पजल्स इन द एग्जाम। इट शुड बी अवॉइडेड। इसको अवॉइड करो। आपको एग्जाम में अल्टीमेटली आपको ये प्लान से जाना है कि आप मार्क्स कैसे अच्छा लाओगे। आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने विद कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी के साथ। हम्म? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब आपने पजल की सारी प्रोजेक्शंस भी बना ली, लेकिन कहीं पर एक पहले मिस्टेक हुआ था जिसमें यहाँ पर एक प्रोजेक्शन और बन रहा था और वो आप वो भूल गए। तब तो फिर आपका पूरा सोल्यूशन ही गलत है।
अगर बाई चांस आपने एक प्रोजेक्शन पे किया और उसी को सॉल्व किया और आपका आंसर वही आया और एक्चुअल में क्वेश्चन उसी प्रोजेक्शन पे बना था, देन यू विल बी गुड। बट नॉट बाय दिस टाइम दैट प्रोजेक्शन अगर छूट गया तो फिर गया फिर आपका। तो इसलिए मुझे लगा कि क्वेश्चंस लेंदी हैं, बहुत लेंदी हैं। बहुत कई बार एवरीवन ए नंबर ऑफ टाइम्स देखा कि मैं टाइम किल हो रहा है और लोग इसी को बार बार करते जा रहे हैं। तो ठीक है, कर सकते 15। मुझे लगा ऐसा कि 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस थे, तो आप ये मान सकते हो कि 15 to 16 रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो आप इस 15 में आप 5 to 7 क्वेश्चंस अगर करते हो, दैट इज वेरी वेरी गुड। मैं तो इसको बोलूंगा वेरी वेरी गुड। ठीक है, ये बहुत ही, मुझे खुद मैं देखा कि वो लेंदी है रियली। और इसमें मेरा एडवाइस क्या था, यू शुड स्किप इट, फर्स्ट फिनिश दिस। सर अरेंजमेंट का भी इजी रहता है क्वेश्चन, ज्यादा बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन अरेंजमेंट में नहीं बनते, बट पजल में आप बन सकते हो। डेटा सफिशिएंसी कर सकते हो। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन भी था, मतलब जो जो चैप्टर्स आप पढ़ के गए हो उसके भी क्वेश्चन छोटे छोटे थे, ऐसा नहीं था कि पेपर पूरा ही टफ था। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, पैरेलल रो में थे और सर्किल बेस्ड थे, आप वो कर सकते थे। इसके क्वेश्चंस 6 थे। और आप अगर 3 भी क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी गुड एंड रियली इट इज वेरी, I would say that I should appreciate if anyone is attempting 3 questions in this seating arrangement. Even sitting arrangement was also bulky. Okay. Data sufficiency. I found that one of the candidates was every time drawing the conditions to get the data sufficiency. Why you are drawing the two? And हमेशा फर्स्ट ऑप्शन से क्यों स्टार्ट करते हो आप लोग? डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन में नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन करो, सेकंड से स्टार्ट करो। जिसमें ज्यादा डेटा दिया हो उससे स्टार्ट करो आप ना। डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में अगर पहली कंडीशन में कम डेटा दिया है, दूसरी कंडीशन में ज्यादा डेटा दिया है, तो दूसरी कंडीशन से यू शुड स्टार्ट। दूसरी से हो गया, देन यू ट्राई फॉर फर्स्ट। अच्छा, दूसरी को सॉल्व व्हेन यू आर ट्राइंग विद द सेकंड कंडीशन, यू शुड आल्सो गेट इन योर माइंड दैट वेदर द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन इट और नॉट। If first condition is already satisfied in the second condition, then you must say that both conditions, either of the both conditions, we can go through. तो एक कोडेड ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चंस कह सकते हो आप उनको, ज्यादा टफ नहीं थे, आप कर सकते हो। रेगुलर पैटर्न के क्वेश्चंस थे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चंस थे, इजिली आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं कोडेड डायरेक्शन टेस्ट के 2 क्वेश्चंस। क्रिटिकल रीजनिंग 10। ये देखो, ये क्रिटिकल रीजनिंग ये क्या है ना, सिलेक्शन दे रहा है आपको, जिसका भी जिसने भी क्रिटिकल रीजनिंग सही से करा, और जो केवल पजल पढ़ता रह गया होगा ना, अभी वो पजल में ही रहेगा। कुछ लोगों ने ये बना लिया है कि रीजनिंग का मतलब ही पजल है, अलग से पजल पढ़ रहे हैं, पजल की बुक ला रहे हैं, पजल का पजल ही पजल कर ले रहे हो, एग्जाम में पजल छोड़ के आ रहे हैं। हैं? अभी देखो, ये क्रिटिकल रीजनिंग इतना इजी होता है रियली। जो इन्फ्रेंस आप पढ़ते हो ना इंग्लिश में, अप्रोक्सीमेट उससे ही रिलेटेड है। आप क्रिटिकल रीजनिंग जो पढ़ के गया होगा वो तो बस, सीरियसली उसमें 3 to 6 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो 10 आउट ऑफ 10 आप कर सकते थे, क्रिटिकल रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं थी। और उनके पैराग्राफ भी बड़े नहीं थे। क्रिटिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन का सेट था उस वो भी बहुत बड़ा नहीं लिखा हुआ, तो यू कैन डू। कोडेड इनइक्वालिटी वाज इजी, यू कैन डू टू। अदर्स मिसलेनियस, I'm not getting what were in the examination. Either you can do 0 or 3. But out of these 45, if you are getting 15, then it is okay. तो 15 क्वेश्चंस से 23 क्वेश्चंस तक कर रहे हो तो आप वेरी गुड कंडीशन में हो, और ये सेक्शन आपका बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अच्छा, हम 90% एक्यूरेसी अगर माने कि अगर किसी की एक्यूरेसी 90% है तो 10% इसमें से लेस कर दो, तो इसमें से 1.5 लेस कर दो, तो आपका ये आ जाएगा 13.5। 13.5 को आप ये मान सकते हो कि 13 क्वेश्चन ही मान लो। अगर आपने 13 क्वेश्चन भी किया है ना, देन इट इज आल्सो ओके। आपको वरी होने का जरूरत नहीं है, आप अच्छी कंडीशन में हो।
ये हाई क्वेश्चन 15 to 23, तो 23 आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज ज्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, आप 45 आउट ऑफ 45 कर लो। मैं मिनिमम गुड अटेम्प्ट्स की बात करूंगा, अगर आप 13 भी हो तो देन इट इज ओके, बट 13 का मतलब समझ रहे हो, 13 सही होना चाहिए। अगर आपने केवल 13 अटेम्प्ट किया है तो 13 ही सही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने अटेम्प्ट तो 13 सही किए हैं लेकिन बाकी सब आपने गेस कर दिया है और पूरा नेगेटिव मार्किंग चला गया, ओवरऑल आप मार्क्स में पीछे हो जाएंगे, देन इट इज डिफिकल्ट टू गेट थ्रू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डीआई। ये रियली रियली डीआई को मैं, मुझे बोलना चाहिए कि इट वाज रियली टफ, रियली टफ। कैलकुलेटिव तो था ही, बट उसका केसलेट का क्वेश्चन जो आया था वर्क टाइम का, वो भी आपको स्टार्ट करने के ऊपर था, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। तो जो लोग केसलेट वैसे पढ़ के गए होंगे कि इस तरह का बना, कि वो भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, वर्क टाइम में अगर कोई मास्टर है तो देन इट वाज इजी, ठीक है, आप कर सकते हो। बट डीआई के कुछ चीजें ऐसी थी, टेबल बेस्ड पाई चार्ट भी आया था। देखो पाई चार्ट में हमेशा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कैलकुलेशन, कुछ एरिया आपको खुद ही दिखता है कि इसका डबल है इसका, तो आप देखो वो 50% के राउंड है कि नहीं। अब कहीं 53% निकालना है तो उसका डबल देख लो एरिया कहाँ पे है। तो कैलकुलेशन को, कैलकुलेटिव चीजों में भी कैलकुलेशन आप अवॉइड कर सकते हो, हमेशा नहीं कर सकते बट अगर अवॉइड कर सकते हो तो करो। 4 to 6 इज ए गुड अटेम्प्ट। केसलेट 0 to 3 यू कैन डू और नॉट डू, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी 3 to 5 क्वेश्चंस थे, मैं बोल रहा हूँ एक, बट डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन इजी थे। अगर किसी ने ट्रिकी नहीं पढ़ा होगा तो, ट्रिकी मतलब कोई फार्मूला बेस्ड अगर मैथमेटिक्स पढ़ा होगा कि प्रॉफिट का फार्मूला ये है, लॉस का फार्मूला ये है, तो वो नहीं कर पाएगा, वो तो जीरो ही करेगा, वो डेटा सफिशिएंसी में जीरो करेगा। लेकिन अगर किसी ने सही से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ा होगा, तो रियली वो तो 5 में आउट ऑफ 4 भी कर, 4 क्वेश्चंस भी कर सकता है आउट ऑफ 5। तो इट वाज नॉट ए वेरी टफ जॉब। हाँ, आई शुड गो टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट वाज मॉडरेट लेवल, ठीक है। ट्रिकी नहीं था, ट्रिकी नहीं था। तो 2 to 3 यू कैन डू। रॉन्ग नंबर सीरीज आइदर यू कैन डू और नॉट डू। देखो रॉन्ग नंबर सीरीज तो एक चीज ये है ना, रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको कभी कभी तो पूरे ही नंबर को, पैटर्न को पता करना पड़ता है, दो आगे का भी, दो पीछे का भी, बीच का, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो मैं ये मान रहा हूँ कि 0 to 1 हो सकता है, आइदर यू कैन डू। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एवरेज, नॉट वेरी टफ, एंड कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव मतलब क्लियर कट डिवीजन था, आप कर सकते हो। मेंसुरेशन 1 to 2, तो 0 to 1 आइदर यू कैन डू और नॉट। अब ये देखो 7 to, मेरे हिसाब से अगर किसी ने 7 to 14 क्वेश्चंस भी किया होगा ना, तो सेक्शन का कट ऑफ इजिली पार कर लेगा, इजिली, ठीक है, इजिली। टफ था, मैं 7 किसके कर रहा हूँ, रियली टफ था। अच्छा, इसमें मैं 7 में ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें 10% का मार्जिन लेके चलो, मैं नहीं, क्वांट में तो देखो आप आइदर यू विल सॉल्व, अगर कोई चीज सॉल्व करके आंसर आ रहा है तो उसमें मार्जिन का कॉन्सेप्ट खत्म है कि एरर होगा, जस्ट डिवीजन है, वो आप सही करो या गलत करो। तो 7 मिनिमम है, आपको 7 क्वेश्चन तो कर सकते हो। 35 में 7 अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, देन हाउ यू आर स्टडीइंग द क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो अभी अगर किसी का पेपर खराब हुआ है तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको अपना, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। एवरी टाइम एक कोचिंग ज्वाइन करना और फिर उसी के साथ लगे रहना, अगले साल फिर से वही चीज परफॉर्म करके आना एग्जाम में। हाँ, हाउ यू आर जस्टिफाइंग योर स्टडी एंड योर प्लानिंग। तो इस तरह से नहीं करो। चलो पेपर सबका ही अच्छा नहीं होता है, खराब भी होता है, एवरीथिंग, कुछ भी होता है, तो आप उस तरह से कर सकते हो कि अगली बार आपको ये चीज ना सोचना पड़े कि अब होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 7 to 14 क्वेश्चंस यू कैन डू, एंड इट्स एनफ टू क्लियर दिस सेक्शन।
जनरल बैंकिंग इकोनॉमी में टॉपिक जैसा कुछ नहीं था, जो कुछ था वो शेयर किया था उसमें से भी। अच्छा, दक्ष मैंने अलग से शेयर किया था, दक्ष का क्वेश्चन आया था। सबने बताया कि डी आरबीआई का दक्ष रिलेटेड आया, तो एक तो ये आ गया। कुछ तो बैंक रेट और ये सब भी आया था, ये सब भी आरबीआई के सर्कुलर आप पढ़ोगे जो ग्रुप में शेयर्ड हैं। ठीक है, सब में कहीं ना कहीं वो चीज लिखी हुई है, जनरल बैंकिंग में लिखी हुई है। रेपो, आरएलएलआर, एमसीएलआर, ये सब भी पढ़ाया था, हालांकि इसका कोई क्वेश्चन नहीं था। बट ये चीज जानना चाहिए, कब पूछेगा यू डोंट नो। तो ये इजी टू मॉडरेट था। अगर मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ 40, अगर 16 to 25 भी आपने कहा है, देन ओके, 16 to 25 ये नॉर्मल कट ऑफ है मेरे हिसाब से। तो अगर एक्चुअल बोलो तो आपको 20 क्वेश्चंस करना ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, इस सेक्शन में। क्यों? क्योंकि पोर्ट कौन सा है, बुक का भी क्वेश्चन था। ठीक, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। कोई महाराष्ट्र का भी एक क्वेश्चन था किसी कंपनी के बारे में क्या। तो जो चीजें जनरल करंट अफेयर्स का पोर्शन था, और ऐसे भी कर, अच्छा एग्जाम में जो लिखा है कि बैंकिंग इकोनॉमी रिलेटेड, ऐसा नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन विदाउट इकोनॉमी भी थे, लेकिन इकोनॉमी रिलेटेड जो करंट न्यूज थी वो तो श्योर आया था, वो आया ही था पेपर में। तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर जिसका अच्छा रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको सिलेक्ट, ये क्वेश्चन आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवा देगा ये सेक्शन। हालांकि पैटर्न पुराना ही था। आरसी के क्वेश्चन थे 4 to 6, आप कर सकते हो। सेंटेंस अरेंजमेंट ये भी कर सकते थे। इन्फरेंस, इन्फरेंस तो देखो, इन्फरेंस वो तो जरूर कर लेगा जिसका क्रिटिकल रीजनिंग तैयार होगा। क्रिटिकल रीजनिंग होगा तो उसका माइंडसेट काम करेगा इन्फ्लुएंस। ठीक है, 0 to 2 सेंटेंस इंप्रूवमेंट। कॉलम मैचिंग का था, आराम से कर सकते थे। दो कॉलम तो इजिली मैच हो रहे थे, इजिली वो पता ही चल रहा था कि ये दो मैच हो रहे हैं। ऐसे ऐसे 1 to 3 ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस था। तो ओवरऑल आप मिसलेनियस के 1 to 3 क्वेश्चंस आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 15 to 20 आर गुड। अगर आपने 15 भी किया है देन इस सेक्शन में, अच्छा 15 किया है इसका मतलब 15 वो सही वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, उसमें गलत मत इंक्लूड करो। ठीक है, मार्जिन 10% इसमें आप ले सकते हो कि कभी कभी क्या है कि सेंटेंस ऐसे बन जाते हैं, ऐसा उनका ऑर्डरिंग होता है कि आपको दोनों ऑर्डर में जनरली डिफरेंस नहीं लगता है। हाँ, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कॉमा। Because when you study in the ordering of sentences and you stop at a place and then read again a sentence, then you will get a clear cut meaning. But actually, that is not the correct reordering of the sentences. Okay, नेक्स्ट चलते हैं। ये अगर आपको ज्वाइन करना है ये चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पे। बैंक से रिलेटेड ही पूरा अपडेट रहता है। आई एम प्रेजेंटली ए सीनियर मैनेजर इन ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं। ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स की बात करें, गुड अटेम्प्ट्स का मतलब यह है कि आप उस पे यू विल गो फॉर इंटरव्यू। 52 to 65, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 10% मार्जिन ले लोगे ना इसमें, तो इसमें 5 क्वेश्चन आ जाएगा, दैट इज वेरी बिगेस्ट मार्जिन। यू कैन नॉट टेक योर मार्जिन देयर बिकॉज यू ऑलरेडी टेकन दैट मार्जिन द क्वांट एंड अदर्स। ओके, तो 52 क्वेश्चंस भी अगर आपने कर दिया है, एंड यू आर कर दिए का मतलब ये 52 क्वेश्चन आपके सही है, 52 क्वेश्चन के हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे, देन यू आर गुड कंडीशन। ओके, यू विल बी सिलेक्टेड। अभी आगे एग्जाम है क्या, सीबीओ का। जिनका एक्सपीरियंस है वो सीबीओ की तैयारी करें। आगे आने वाला है एक पब्लिक सेक्टर बैंक, अभी अनाउंस करने वाला है अपनी स्पेशलिस्ट वैकेंसी, उसकी भी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, ईसीजीसी की भी वैकेंसी आ सकती है, जनरली बहुत दिन से नहीं आई है। तो यू कैन सी अदर भी एग्जाम की तैयारी, अपनी कंटिन्यूटी मत ब्रेक करो। सिलेक्शन टुडे और टुमारो यू विल गेट व्हाट वाज टू बी occur with you, what was to occur with you has already been occurred. ओके, अब उस पे सोचने से कोई फायदा नहीं है कि हमारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट वार। ओके, बी ए गुड सोल्जर एंड today or tomorrow for the sure you will get your success. Okay, thank you.
If you like this video, like this analysis, you should share, like, and subscribe the channel and promote it. Okay.